हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो क्लास एमएट एकेडमी है, अभी तक आपने देखा होगा हमारे चैनल पे आपने जीएस के लगभग सभी सारे सब्जेक्ट को हमने कवर कर लिया है। और जैसा कि आपने फिजिक्स को जो प्यार दिया है चैनल पे, एग्जाम्पल के लिए हीट का चैप्टर हो या डायमेंशन वाला चैप्टर हो जिसमें हमने मात्रकों के बारे में बात किया था, यूनिट्स के बारे में बात किया था, फिर न्यूटन के लॉ के बारे में बात किया था, तो उस पे जो आपका रिएक्शन रहा है उसी को देखते हुए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है तरंगे अर्थात वेव्स। ठीक, आज हम वेव्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और बनने की संभावना पूरी रहती है इसकी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेव्स। तो कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। अगले 1 घंटे हम इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे कि तरंगे क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद फिर इसमें कितने डायमेंशंस बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं वेव्स। तो वेव है क्या आखिर? आपने देखिए, सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं कि आपने रियल लाइफ में कहाँ देखा है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास अगर ये डोरी है, ठीक है, और मैं ऐसे करूं तो डोरी को आपने देखा होगा कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हुए। डोरी को आप जब झटकिए तो कुछ इस प्रकार का बनता है ना। तो क्या हुआ, ये डोरी में एक तरंग पैदा हुई। कभी भी आप डोरी को पटकिए ना तो डोरी ऐसे उठती है फिर बैठती है, उठती है बैठती है। एक ये तरंग हमने देखा। दूसरा तरंग कब देखा, हम कभी देखते हैं पानी ले लीजिए, बर्तन में पानी ले लिया, उसमें कोई कंकड़ गिराइए। जैसे आप कंकड़ गिराते हैं ना, उसमें ऐसे 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 करके विक्षोभ बनता है कि नहीं बनता है। यही तरंग है, इसे ही तरंग कहते हैं। तो ये तो हमने समझा कि रियल लाइफ में तरंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब हम ये समझते हैं। तो तरंग की डेफिनेशन होती है किसी माध्यम या निर्वात में, अर्थात माध्यम हो या निर्वात हो। निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है ऐसा स्पेस जहां पे माध्यम ना हो। जैसे अंतरिक्ष क्या है? निर्वात है। तो वहां पे भी ये तरंग वाली परिभाषा लागू होगी। क्या? किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभ अर्थात या डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम या निर्वात में एक पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और किसके द्वारा हो रहा है? किसी डिस्टरबेंस के द्वारा हो रहा है। तो जिस डिस्टरबेंस के द्वारा होगा ना, वही क्या कहलाएगा? तरंग। ठीक, अब देखिए, जैसे निर्वात वाला माध्यम वाला एग्जांपल कैसे, जैसे कि पानी में आपने क्या किया? कंकड़ फेंका। अब कंकड़ को आपने क्या दे रखी है? गतिज ऊर्जा। जैसे ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये तालाब है। अब आपने क्या किया? एक छोटा सा कंकड़ यहां मार दिया। अब इसकी एनर्जी थी, अब ये एनर्जी पानी में गिरा। अब ये एनर्जी क्या देगा? पानी के पार्टिकल को देगा, और यहां पर पैदा होगी तरंगे। ठीक, तो ये क्या कर रही हैं? जो एनर्जी इनको मिली थी उसी एनर्जी का ट्रांसफर कर रही हैं, स्थानांतरण कर रही हैं। कहां से कहां? एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ऐसे ही रस्सी में भी होता है। देखिए, आप रस्सी को कैसे करते हैं? जैसे रस्सी को ऐसे पटकते हैं, आपने ऊर्जा दी, अब इस पार्टिकल ने अगले को, अगले ने अगले को, फिर ऐसे ही ऐसे ऐसे फिर तरंगे बनने लगते हैं। और ये ऊर्जा का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो क्या हो गया? तरंगे, वेव्स क्या होती हैं? किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले डिस्टरबेंस या विक्षोभ, हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ, आपको जो जो आसान लगे वो शब्द यूज करिए। डिस्टरबेंस को तरंग कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या इनके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो तरंग क्या है? किसी माध्यम
या निर्वात में। अच्छा, निर्वात वाला क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रकाश है वो तो आता है सूर्य से, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष जहां निर्वात है, तो प्रकाश भी कहीं ना कहीं चल रहा है, और प्रकाश अपने आप में एक क्या है? तरंग है। इसलिए ये परिभाषा दोनों जगह होती है, एक माध्यम या निर्वात में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा विक्षोभ के द्वारा तो वो तरंग कहलाएगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं तरंगों के प्रकार पे, कि तरंग कितने प्रकार का होता है। तो देखो, मूलतः जो तरंग होता है, वेव्स होती हैं, वो दो टाइप उनका होता है। किसके बेस पे? माध्यम के बेस पे, जो हमने भी यहां पढ़ा था। देखो, ये और ये, अगर मीडियम की जरूरत है, प्रकार देखो क्या है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मैकेनिकल वेव अर्थात यांत्रिक तरंगे, और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे या EMW अर्थात इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, अब हुआ कि यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? तो मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये इनके लिए माध्यम अनिवार्य है, ध्यान रखना, माध्यम अनिवार्य। अगर माध्यम नहीं होगा ना तो मैकेनिकल वेव चल नहीं पाएंगी, यांत्रिक तरंगे पैदा ही नहीं हो सकती हैं। जैसे अब देखो एग्जांपल में, जैसे क्या, कौन कौन सी? पानी की तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे। ध्वनि कहाँ चलती है? हवा में, याद रखना, या किसी सॉलिड मीडियम में या पानी में। ध्वनि वैक्यूम में नहीं चलती। इसलिए अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप अंतरिक्ष में खड़े हो जाएं और आप किसी को बोले ना तो उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो यांत्रिक तरंगे हैं, अर्थात बिना माध्यम के चल नहीं पाएंगी। इन्हें सॉलिड लिक्विड गैस कुछ चाहिए, बिना किसी मीडियम के ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, या जो रस्सी की तरंग होती है, रस्सी में जो तरंग पैदा होती है, ये सब क्या है? ये सब है यांत्रिक तरंगे। ठीक है क्या है? यांत्रिक तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्रकाश, जैसे रेडियो वेव, जैसे एक्सरेज, ये सब क्या है? इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम की आवश्यकता, लिख लीजिए, आवश्यकता नहीं। ठीक है, ये बिना माध्यम के गमन करती हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जांपल में प्रकाश की तरंगे, रेडियो तरंगे। ऐसे बताओ, प्रकाश अंतरिक्ष से होके आता है, उसको कोई जरूरत पड़ती है माध्यम की? नहीं। रेडियो तरंगे एटसेट्रा, ETC, कुछ भी, इसको नोट कर लीजिए। तरंग क्या होती है? देखिए, मैं आपको रिवाइज कराता जाता हूं। तरंग क्या होती है? तरंग निर्वात में या किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा स्थानांतरण का जो विक्षोभ होता है वही तरंग कहलाता है। ठीक है, तो जो विक्षोभ है, ऊर्जा स्थानांतरित करने वाला विक्षोभ एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में निर्वात या किसी माध्यम में, वो तरंग है। तरंग कितने प्रकार हैं? तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग के दो प्रकार होते हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे अर्थात मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगे क्या है? जिनके ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम अनिवार्य होता है, बिना माध्यम के ये पैदा नहीं हो सकती हैं। ऐसी क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और ऐसी तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब देखते हैं यांत्रिक में हमने देखा जल तरंग, ध्वनि तरंग, रस्सी में तरंग हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों हमने देखा प्रकाश हो गया, रेडियो हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया
विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब बात करते हैं कि यांत्रिक तरंगों में भी कितने प्रकार होते हैं। यांत्रिक तरंगों को भी हम देख सकते हैं आधार पर। देखो माध्यम के आधार पर हमने 2 बार देखा, अब देखते हैं कणों के कंपन के आधार पर। देखो ऐसा होता है, एक होती है यांत्रिक तरंगों में देखा जाए तो एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स। क्या? ट्रांसवर्स वेव्स। और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब ये क्या है और ये क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो हिंदी में बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जब तरंगों में जो पार्टिकल है, भाई पानी है, रस्सी है, उसमें पार्टिकल तो है ही, तो जब तरंगों में जो पार्टिकल है, जो कणों के कंपन की दिशा हो और तरंगों के गति की दिशा, और समझ रहे हो, जैसे मान लो आपने रस्सी ऐसे किया तो अब रस्सी का जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, लेकिन रस्सी किधर जा रही है? रस्सी सीधा जा रही है। तो अब ये समझिए कि दिशा क्या हो गई। अब यहाँ पे आप इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अनुप्रस्थ की। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपने ये रस्सी लिया और आपने रस्सी को, एक इंसान यहाँ पे है, अब इसने रस्सी को उछाला तो रस्सी ऐसे ऐसे गमन करेगी रस्सी। अब देखो, अब रस्सी ऐसे गमन की तो अब हुआ क्या? पार्टिकल कैसे गए? देखो ये पार्टिकल ये पहले ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल की गति की दिशा क्या है? ऊपर या फिर नीचे। और जो तरंग जा रही है किस दिशा में जा रही है? तरंग जा रही है इस दिशा में। तो कण की दिशा किधर है? ऊर्ध्वाधर। और तरंग की दिशा किधर है? उसकी दिशा है इस दिशा में। अर्थात दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब ये कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें तरंग की दिशा और कण की दिशा के कंपन, कण के कंपन की दिशा और तरंग की दिशा जब आपस में लंबवत हो, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। लिख लीजिए इसको। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण के कंपन की दिशा और तरंग की गति की दिशा, इसे लिखना गति की दिशा, गति की दिशा लंबवत हो। क्या हो? लंबवत। ध्यान से लिख लेना, लंबवत, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोला हमने, इसको नोट कर लीजिए। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण के चलने की दिशा, माध्यम के कण के चलने की दिशा और तरंग के गति की दिशा जब लंबवत हो तो क्या कहलाएंगी? अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंगे। ध्यान रखना, ट्रांसवर्स तरंगे कहलाती हैं। और अनुदैर्घ्य कब कहलाएंगी? जब कण के कंपन की दिशा। अच्छा, इसका एग्जांपल में आप देखें तो इसका एग्जांपल होता है डोरी वाला, जो डोरी वाला एग्जांपल होता है, और पानी में तरंगे, ये सब अनुप्रस्थ ही होती हैं। जो पानी की सतह पे आप देखते हो क्या होता है? पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं और तरंग आगे बढ़ रहा है। तो डोरी वाली जो तरंगे होती है वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो प्रकाश है ना वो भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये याद रखना। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखना। लेकिन प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं, ये मत रखना कि इसके अंदर से निकला है। इसमें हम 2 प्रकार करते हैं, विद्युत चुंबकीय में भी अनुप्रस्थ सौंदर्य हो सकता है। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ है। ठीक है,
तो ये हो गया। तनी डोरी में जो बनता है वो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंगे। अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? देखिए, जब तरंग, लिखिए, जब तरंग में जो कणों की दिशा होती है, कणों के कंपन की दिशा और तरंग के गति की दिशा समान हो। कब? कणों की दिशा, कणों के कंपन की दिशा व तरंग की दिशा समान हो। इसको नोट कर लीजिए। तब क्या कहलाएंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहलाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, क्या कहलाएंगी ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे एग्जांपल के मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। जैसे ये तो हो गया अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ध्यान रखना। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे। आगे भी हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे, प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य तरंगे में क्या होता है? देखो, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, हमने बोला हेलो, जैसे हमने बोला तो हमारे जो पास की हवा है वो क्या हुई? दब गई। तो पास की हवा में कुछ ऐसा बन जाता है, सघन। फिर थोड़ा दूर रहता है वो, थोड़ा विरल होगा, फिर सघन, फिर विरल। ऐसा ही पैटर्न बनता है, ठीक है, फिर विरल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। जो पार्टिकल हैं यहां नजदीक आ रहे हैं, यहां थोड़ी दूर है। तरंग की दिशा क्या है? यही है। और पार्टिकल किधर जा रहे हैं? पार्टिकल भी इसी दिशा में कंपन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। देखो ना, ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं। तो कणों का कंपन भी इधर हो रहा है और तरंग भी इसी दिशा में है। तो क्या हो गया? अनुदैर्घ्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ध्वनि तरंगे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए वैसा ही। इसको बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगे ना, अनुप्रस्थ तरंगे, अभी आपने दोनों समझ लिया। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य क्या होती है? अनुप्रस्थ का मतलब ऐसी तरंगे जिनमें कण की दिशा और तरंग की दिशा लंबवत हो तो अनुप्रस्थ, समान हो तो अनुदैर्घ्य। अब देखना, अनुप्रस्थ की प्रॉपर्टी जो होती है कि कभी भी गैसीय माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनेंगी, ध्यान रखना। हवा में कभी भी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बन सकती हैं। तो गैसों में नहीं, ये याद रखना, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बनती हैं। लिख लीजिए इसको, गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक, गैसों में गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं पैदा की जा सकती हैं। और ये एक चीज और याद रखना कि द्रव के भीतर भी नहीं, द्रव के भीतर या पानी के भीतर कह लो, भीतर नहीं पैदा होती हैं, बल्कि सतह पर पैदा होती हैं, बल्कि सतह पर उत्पन्न होती हैं। इसको याद रखना, ये सतह पर उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जब हम पानी की तरंगों को देखते हैं ना, वो अंदर नहीं होता, वो बाहर बाहर होता है कि कणों के कंपन की दिशा ऊपर नीचे और तरंगों की दिशा आगे की ओर, तो लंबवत हो जाता है। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रॉपर्टी क्या है? गैसों में नहीं होता है, ठोस में होगा,
लिक्विड में सतह पे होगा, भीतर नहीं होगा लिक्विड के। ठीक, तो ये चीज हो गई हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश जो है वो क्या है, वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखना ये चीज, ये आप 3-4 पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रुकेगा। अब आते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगों के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अनुदैर्घ्य तरंग का सिंपल फंडा है कि यह सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। इसको लिख लीजिए, यह सभी माध्यमों में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। कौन सी? अनुदैर्घ्य। कौन सी? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से लगभग हमने पहले देखा तरंग क्या होता है, वो विक्षोभ जो ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। प्रकार यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, माध्यम है तो मैकेनिकल, माध्यम नहीं जरूरी है तो EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें प्रकाश आता है। यांत्रिक तरंगों में दो प्रकार, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, जिसमें परपेंडिकुलर हो दिशा, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब एक ही दिशा में हो, अनुदैर्घ्य। ठीक, ये जो अनुप्रस्थ होगी वो सॉलिड में होगी, लिक्विड में सतह पे होगी, गैस में बिल्कुल नहीं होगी। लॉन्गिट्यूडिनल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होगी। इसका प्रकार अनुप्रस्थ में कौन सा है, जैसे रस्सी में जो तनी हुई डोरी में जो तरंग पैदा होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब जैसे एग्जांपल ध्वनि तरंगे, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है, सघन, विरल, सघन, विरल, सघन, विरल। अब हम देखते हैं तरंगों में आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है तरंगों की, आयाम क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ रब कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अभी हम पढ़ेंगे, तो इसको हम रब नहीं करेंगे। जो हमारा हो चुका हम उसको देखेंगे। तो देखो, तनी हुई डोरी को अगर देखा जाए, तनी हुई डोरी को बड़ा बना दे रहा हूं, देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये डोरी हो गई। जैसे आपने झटकते हैं तो कैसे डोरी ऐसे जाती है, तो ये उसी का एक पार्ट है, मान लो काट के देख लिया। अब क्या होगा, ये क्या है, कण के कंपन की दिशा, कंपन की दिशा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और ये क्या है, तरंग के गति की दिशा। ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कौन सा होगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, अब देखिए, जो तरंगों में ऊपर की ओर मैक्सिमम विस्थापन होता है उसे बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट। लिख लीजिए, जो सबसे ऊपर होता है, ओ सॉरी, ट्रॉफ। क्रेस्ट तो नीचे वाला होता है, गर्त होता है वो तो यार, ट्रॉफ, ट्रॉफ, श्रृंग। और जो सबसे नीचे वाला, अधिकतम विस्थापन नीचे की ओर होगा, उसे क्या बोल देंगे, गर्त या क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं वो बताता हूं। तो सबसे अधिकतम ऊपर की ओर जाना, ये क्या कहलाता है, श्रृंग। सबसे नीचे की ओर जाना, पार्टिकल जब वहां पहुंचता है, वो दूरी क्या कहलाती है, गर्त कहलाती है। वो बिंदु कहलाता है गर्त का बिंदु। तो कहते हैं कि बहुत गर्त में चला गया है, तो गर्त यही है, सबसे नीचे। तो अब क्या है इसमें, अब बात करते हैं इसमें। देखो, एक टर्म इसमें आता है तरंगों का, क्या आता है, एक होती है तरंग दैर्ध्य। सुना आपने वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी। मान लो
अगर ये यहां पे हो जाए ऐसे, तो इससे इसके बीच की दूरी या इससे इसके बीच की दूरी यही कहलाएगी लैम्डा। तो लिख लीजिए तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, इस पार्टिकल को यहां से लेकर एक पूरा चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1/t, 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं 1/t। कितने समय में कितना चक्कर लगाया वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी, 1/t। तरंग दैर्घ्य आप समझिए लैम्डा, ये हो गई आवृत्ति, इसको न्यू से दिखाते हैं, ये ऐसे नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो जितना एक एक कण को पूरा चक्कर लगाने जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। और एक सेकंड में जितना कंपन करता है पार्टिकल वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। ठीक, अच्छा आवृत्ति और ये आपने बना लिया, इसको बना लीजिए फिर मैं बताता हूं। ये हो गया। आपको मैं एक बता दूं कि जो तरंग की चाल और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध होता है वो होता है v = न्यू लैम्डा। ये आप नोट कर लीजिए, v = न्यू लैम्डा। ये है तरंग की चाल, तरंग की चाल, ये है आवृत्ति और ये है तरंग दैर्घ्य। ये तरंग का तरंग दैर्घ्य है, तरंग की आवृत्ति है, ये तरंग की चाल है। v = न्यू लैम्डा, इसको नोट कर लीजिए, v = न्यू लैम्डा। ठीक है, और न्यू को हम 1/t भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं v = 1/t × लैम्डा, ये भी लिख सकते हैं टी के फॉर्म में भी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहां पे हमने क्या देख लिया, पूरा तरंगों के बारे में कि क्या होती है, विक्षोभ है एक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल, फिर अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल देख लिया। फिर हमने देखा कि एक डोरी को हम एग्जांपल में लेके हमने देखा कि इसमें इसका आवर्तकाल क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, श्रृंग और गर्त क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम चलेंगे अपने विद्युत चुंबकीय तरंग की ओर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अनुप्रस्थ में। अगर अनुदैर्घ्य में बोले कि इसमें तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो दो सघन, ये देखो ये क्या है, सघन, ये क्या है, विरल, फिर आ गया सघन, फिर आ गया विरल। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्वनि में, तो दो लगातार सघन के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य, या दो लगातार विरल के बीच की दूरी को कहेंगे हम तरंग दैर्घ्य। इतना ध्यान रखना, उसमें श्रृंग गर्त होता है और इसमें सघन और विरल के बीच होता है। ठीक है,
अब ये हमारा यहाँ टॉपिक ये कंप्लीट हुआ ये वाला पार्ट। अब हम चलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए या उत्पन्न होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहलाती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे, गामा रे, ये सारी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? पहला, माध्यम की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ना, माध्यम आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। एग्जाम्पल में प्रकाश, रेडियो, गामा, एक्सरेज, ये सब इसी में आती हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी इसी में आती हैं, इटसेट्रा, लिख लीजिए। अच्छा, इनकी रेंज जो होती है, इनकी रेंज होती है 10 घाते 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power 4 मीटर। सोचिए कितनी बड़ी रेंज तक होती है। 10 to the power -14 मीटर लैम्डा ये तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, 10 to the power -14 मीटर और 10 to the power 4 मीटर, इस ये रेंज की होती है। यहां से लेके यहां तक सब EMW होती हैं। अच्छा, याद रखना, ये लेम्डा जो है ना, वो एनर्जी को कैसे डिफाइन करता है? तो ये तरंगों का जो होता है एनर्जी का hc/λ। तो याद रखना कि जो ऊर्जा होगी ना, वो लेम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसी भी तरंग में जो ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी के समानुपाती। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी ऊर्जा कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी ऊर्जा कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी ऊर्जा ज्यादा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, माध्यम आवश्यक नहीं। एग्जाम्पल में ये रेंज इसकी ये होती है। अच्छा, इनकी चाल क्या होती है? तो ये सभी प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, प्रकाश की चाल से गमन, लिख लीजिए, अर्थात C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिख लीजिए, प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल से। ठीक है, सभी जितने भी हैं सभी, लिख लीजिएगा, सभी सभी EMW प्रकाश की चाल से चलते हैं, नोट करिए। इसके बाद हम चलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार के बारे में। ठीक है, सभी EMW प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके प्रकार पे। इसमें देखिए जो रेंज है ना, यहां से यहां तक, वो रेंज कैसे बटा हुआ हम उसको दिखाएंगे आपको। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी तरंगे आती है मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इसमें आती है तरंगे ऐसे, इसको इस फॉर्म में लिखिए, EMW, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इसको लिखिए ऐसे, गामा रेज,
फिर उसके बाद एक्स रेज, इसको बनाते जाइए, दिख रहा है, गामा रेज, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी। अभी मैं बताऊंगा कि मैं इस ऑर्डर में क्यों लिखवा रहा हूं। गामा, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, देखिए तीनों का, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी। इसके बाद आता है आपका दृश्य प्रकाश, अर्थात विजिबल लाइट्स। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको बना लीजिए ऐसे ही, दृश्य प्रकाश। फिर अवरक्त किरणें, लिखिए अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, अर्थात इनको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड याद रखना, अवरक्त किरणें। उसके बाद आपका आता है सूक्ष्म तरंगे, अर्थात माइक्रोवेव। आप यूज करते हो ना माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हो पिज्जा वगैरह बनाने में, सूक्ष्म तरंगे। अब इसके बाद आता है कौन सा, रेडियो तरंगे, लिख लीजिए रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। ये सबसे बड़ी तरंगे होती हैं ईएमडब्ल्यू में, सबसे बड़ी तरंगे, ठीक है, तरंग दैर्घ्य इनका सबसे अधिक होता है। इनको ऑर्डर, इसके ऑर्डर में लिख लीजिए, देखिए ये ऑर्डर जो बनाया है मैंने, ये है क्या, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, याद रखना, तरंग दैर्घ्य या लैम्डा के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ये दिशा है इसकी, ये याद रखना कि इस दिशा में आप जाते जाओगे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी, अर्थात 10 to the power -14 यहां मिलेगा और 10 to the power 4 मीटर करीब करीब यहां मिलेगा, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते क्रम में। क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य होता है और जो आवृत्ति का संबंध है वो उल्टा होता है, या ऊर्जा के घटते क्रम में, ऊर्जा के घटते क्रम में, ये दिशा याद रखना। ऊर्जा, यहां सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी गामा की, फिर एक्सरे की ऊर्जा होगी, फिर पराबैंगनी की होगी, दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, ठीक। तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसका होगा, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका सबसे ज्यादा रेडियो तरंग होगा। सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की, फिर एक्स की, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं इसके बारे में। अब गामा मैक्सिमम एनर्जी वाला होता है, याद रखना। ये इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -10 मीटर होती है। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम ऊर्जा, ठीक है। और गामा कितनी पावर होती है, ये लोहे की चादर, एल्युमिनियम की चादर को पार कर सकती है। हमने गामा रे का बारे में पढ़ा था ना, लोहे की चादर पार,
इतनी एनर्जी इसमें होती है। ठीक, एक्स में थोड़ा उससे कम होती है। इस आपने पूरा लिख लिया, अभी लिखिए यहाँ पे कि गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य होती है लेमडा, वो होता है 10 टू द पावर 14 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखो ये पूछेगा नहीं लेमडा, मैंने ऐसे बता दिया है, ये लेमडा पूछता नहीं है, इनके उपयोग वगैरह जानते रहिए आप। तो ये हो गया एक्सरेज का। इसके खोजकर्ता का नाम बहुत बार पूछा गया है, रोएंटजेन। रोएंटजेन याद रखना नाम, रोएंटजेन। और एक्सरे का मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा में यूज होता है। आपकी हड्डी हड्डी टूटती है तो एक्सरे ही तो लेते हैं, याद है, चिकित्सा वगैरह में। तो इसके खोजकर्ता कौन है? रोएंटजेन। और इसका उपयोग कहां होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, अब आता है पराबैंगनी किरण। तो देखो पराबैंगनी किरण के उपयोग क्या है? अदृश्य लिखाई को पढ़ने में। किसमें? अदृश्य लिखाई को पढ़ने में, खाद्य संरक्षण में, इसमें खाद्य को संरक्षित करने में। आप कोई डिसइंफेक्ट करना है कोई चीज को, तो आप पराबैंगनी किरणें गुजार दे वहां से। अदृश्य लिखाई को पढ़ने में, खाद्य संरक्षण में, ठीक है, खाद्य संरक्षण में, और अंगुलियों के निशान पता लगाने में। अंगुलियों के निशान पता लगाने में, लिख लेना, लगाने में। ये सब इसके यूज है। क्या होता है, कई बार एग्जाम में सीधा यूज ही पूछ देता है। ठीक, अच्छा, दृश्य प्रकाश, इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही जब हमारा प्रकाश वाला चैप्टर आएगा तो। ठीक, लिख लीजिए, अदृश्य लिखाई को पढ़ने में और खाद्य संरक्षण में और अंगुलियों के निशान पता लगाने में। अच्छा, पूरी EMW जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यहां से लेके यहां तक होती है, लेकिन हमारी आंखें केवल इन्हें ही देख पाती हैं। सोचो इसलिए किसी ने कहा है कि अगर कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं सकता। देखिए, हमारा EMW होती कहां से कहां तक है? 10 टू द पावर माइनस 14 टू 10 टू द पावर 4 मीटर तक, लेकिन हमें दिखता कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लगभग, ये इसकी रेंज है विजिबल लाइट की। लगभग बताते हैं, या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। नैनोमीटर लिख लिया, एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए। तो हमें दिखता कितना है? केवल इतना ही देख पाते हैं। 4000 10 टू द पावर माइनस 7 से 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 से 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 तक। इसके आगे हम ना देख पाते हैं, न इसके हम पीछे देख सकते हैं। हमारी आंखें केवल इन्हें ही देख पाती हैं। अब सोचिए, ये चीजें हम देख नहीं पाते हैं, बट ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए अगर कुछ चीजें नहीं दिख रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, प्रयोगों के आधार पे और चीजों के आधार पे हम समझ सकते हैं कि वो भी है। तो प्रकाश जो हम देख पाते हैं, पूरी चुंबकीय तरंग जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि कितना होती हैं? 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर टू 10 टू द पावर 4 मीटर तक। इसमें हम केवल कितना देख पाते हैं? केवल 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर वालों को देख पाते हैं, और वो भी एक शॉर्ट रेंज में, 4 से 7 के बीच में। बस, बाकी सब हमारी आंखों से, हमारी आंखें इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती, देख नहीं पाती। ठीक, अच्छा, इनका यूज आप दृश्य प्रकाश का तो भाई है, इंसान देखने के लिए काम करता है, अपवर्तन, परावर्तन, बहुत सारी चीजों में यूज है, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अवरक्त किरणें।
अवरक्त किरण, अवरक्त किरणें क्या है? इनकी ऊर्जा जो होती है दृश्य प्रकाश से कम होती है। इनका प्रयोग होता है धुआं या कुहासा को छाटने में, और युद्ध काल में सूचना देने में। युद्ध काल में सूचना, याद रखना। धुआं या, इसको नोट करिए, धुआं या कुहासा छाटने में, और इनका प्रयोग होता है दूर दूर तक युद्ध काल में सूचना भेजने में, सिग्नलिंग के द्वारा, सिग्नल के द्वारा। ठीक है, ये हो गई हमारी इंफ्रारेड। इसको नोट कर लीजिए, इंफ्रारेड को। फिर हम बात करेंगे अपने सूक्ष्म तरंगों के बारे में। इसका प्रयोग देखो सूक्ष्म माइक्रोवेव, इसका माइक्रोवेव ओवन में तो किया ही जाता है, और भी बेतार संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। बेतार संचार, उपग्रह संचार, इन सब में यूज होता है। नोट कर लीजिए, माइक्रोवेव ओवन में, उपग्रहों, लंबी दूरी के बेतार संचार में किया जाता है। ठीक। और रेडियो तरंगों का कहां होता है प्रयोग? रेडियो और टीवी के प्रसारण में। लिख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का चैप्टर कंप्लीट किया। इसमें हमने तरंगों के बारे में पढ़ा, तरंगों के फिर प्रकार, फिर उसमें भी अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में कितना प्रकार होता है और कहां से कहां तक रेंज होती है, किसका क्या यूज होता है, ये हमने देखा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, ठीक। तो अब क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, इसे मिटा दें। उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड पीसीएस का, कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश तरंग, ध्वनि, एक्स तरंग और रेडियो तरंग। देखिए, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग और एक्स तरंग, एक्स रेज, ये तीनों किसमें है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, न कि यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग कौन सी होगी? ध्वनि। क्यों? ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन आता है
कि अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब हम रेडियो वेव से जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमारी कैसे बनता है, होता क्या है कि जैसे हम यहाँ से रेडियो सिग्नल भेजते हैं ना, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर कौन सा है, एक है आयनोस्फेयर, ठीक है, आयन मंडल, वहां पे आयन है, तो आयनों से टकरा के ये सिग्नल फिर एंटीना के द्वारा कैच किए जाते हैं और फिर इसको प्रसारित कर दिया जाता है। तो ये आयन मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने में, ठीक है। आयन मंडल आप पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो आयन मंडल वो काम करता है। अब कह रहा है कौन सी तरंगे, एमपीपीसीएस में आया हुआ है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। अब देखो शून्य का मतलब क्या, शून्य का मतलब होता है निर्वात। जब शून्य बोल रहा है ना, तो शून्य का मतलब क्या होगा, निर्वात। तो निर्वात में कौन सी तरंगे नहीं चलती हैं, यांत्रिक तरंगे, मतलब जैसे ध्वनि तरंगे, जल वाली तरंगे, रस्सी की तरंगे। तो इसमें आंसर ऑप्शन क्या है, देखिए पहला है प्रकाश, उष्मा, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको पता है कि ध्वनि जो तरंग है वो एक यांत्रिक तरंग है और वो उसमें नहीं चल पाएगा, ठीक है, शून्य में नहीं चल पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बीपीएससी 2002 का, कह रहा है दो सक्सेसिव श्रृंगों अर्थात सक्सेसिव क्रेट्स या दो सक्सेसिव ट्रॉफ्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो मैंने वो क्या बताया था, ये तरंग हो गया, ये क्या हो गया श्रृंग, और ये श्रृंग, और ये क्या है गर्त, ट्रॉफ्स, ये क्या है गर्त, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रॉफ ट्रॉफ। इन दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य, या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो ये यही देखो बीपीएससी में पूछा गया है कि ये क्या कहलाता है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों या दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य, लेम्डा। लेम्डा किसको दिखाता है, तरंग दैर्घ्य को। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगा रहा है वो कौन सी तरंगे प्रयोग करता है। तो आपको पता होगा रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रेडियो वेव भेजता है, ध्यान रखना। क्या करता है वो, रडार रेडियो वेव भेजेगा और टकरा के जब वेव वापस आएंगी तो उससे वो क्या करेगा, किसी वायुयान का लोकेशन ट्रेस कर लेगा कि ये उस लोकेशन पे है। ठीक है, तो रडार किस तरंगों को यूज करता है, रडार यूज करता है रेडियो तरंगों को। ठीक है, रडार यूज करता है रेडियो तरंगों को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। लिखा है एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि में यूज किया जाता है। एक प्रकार की तरंगों रात्रि दृष्टि में, रात्रि में देखने में, अंधेरा अगर हो तो किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, रात्रि में देखने में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब किसी मिशन पे कोई वॉरियर वगैरह जाते हो, अंधेरे का मामला हो, तो वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हैं। कौन सा, इंफ्रारेड, अवरक्त, याद रखना। तो रात्रि में अवरक्त तरंगों का प्रयोग
तो रात्रि में दृष्टि के लिए, देखने के लिए, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य होती क्या, दृश्य प्रकाश से ज्यादा होती है और रक्तों की, इसलिए इसका प्रयोग रात्रि में देखने में किया जाता है। ठीक है, तो सैनिकों द्वारा ये यूज किया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव। दृश्य प्रकाश हो सकता है दूर संचार के लिए? नहीं। अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी? नहीं। होता कौन सा है सूचना पहुंचाने के लिए? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव दे रखा है, तो माइक्रोवेव का भी उपयोग होता है सूचना पहुंचाने में, संचार में। ठीक है, दूर संचार में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। मैंने आपको यहां लिखाया था, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन है लास्ट, कह रहा है कि कह रहा है यूपीपीसीएस 2017 क्वेश्चन है, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कह रहा है कि हम देखते हैं जब बारिश होती है तो सिग्नलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, चित्र अच्छे से नहीं आता, वीडियो अच्छे से नहीं आता आपके टीवी में। क्यों? उसके पीछे दिया है कि एंटीना छोटा होता है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बात तो सही है कि जब रेडियो तरंगे, भाई वेव्स हैं, आयन मंडल से आई और यहाँ बारिश हो रही है क्षोभ मंडल में, तो अब ये पानी के बूंदों से टकराएंगी, वेव्स टकराएंगी तो इनकी एनर्जी लॉस होगी, जो हीट पैदा होगा इनकी एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी, और ये विचलन भी आएगा इनकी दिशाओं में। तो इसी वजह से ये दोनों ऑप्शन सही हैं कि इनकी ऊर्जा भी अवशोषित होती है, दूसरी कि इनकी जो मूल दिशा होती है वो विचलित होती है। ठीक है, और छोटे डिश एंटीना चूंकि होते हैं इसलिए वो उसको कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसका तीनों ऑप्शन सही है कि डिश एंटीना छोटा होना, तरंगों द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होना, और तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा विचलित हो जाती है वर्षा की बूंदों के कारण। इसलिए हम बारिश में जब कोई टीवी देखते हैं या कुछ चलाए रहते हैं तो वो उसमें झलझलाहट या चीजें नहीं दिखती हैं, वो चित्र नहीं दिखता है, तो उसका रीजन यही है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि सीटी स्कैन में कौन सी तरंगे प्रयोग होती, तो आप याद रखिएगा सीटी स्कैन में एक्स-रे यूज होती है। एक्स-रे, सीटी स्कैन में एक्स-रे यूज होता है। सीटी स्कैन में एक्स-रे यूज होता है, अंदरूनी अंगों को देखने के लिए सीटी स्कैन में एक्स-रे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अभी सोचिए अगर पृथ्वी पे आयन मंडल नहीं होता तो आज हमारे जो दूर संचार है, उपग्रह हम जो यहाँ से रेडियो सिग्नलिंग भेज के सारी कम्युनिकेशन की चीजें कर रहे हैं, वो हो पाती? कभी नहीं हो पाती, क्योंकि रेडियो वेव यहाँ से टकरा के अगर वापस नहीं आता तो संचार होना संभव ही नहीं था। तो आयन मंडल सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमने तरंगों से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया, और लगभग सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। आपको कहीं डाउट है तो आप हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए, पूछिए, हम उसका समाधान देंगे। इस लेक्चर को अब हम यही विराम देते हैं। हमारी क्लास समिट एकेडमी का जो विजन है कि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट देना, हम उसी पे लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी पूरी तरीके से लगे रहिए, पूरी मेहनत से लगे रहिए, और उसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। और आपको जो वीडियो पसंद आ रही है उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमारा जो ये चैप्टर यही कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हमारे फिजिक्स में बचा है इंपॉर्टेंट चैप्टर में ध्वनि तरंगे और प्रकाश, इसको हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम आपको यहाँ छोड़े जाते हैं। आप लोग बिल्कुल लग के पढ़ाई करिए, सामने एग्जाम है, डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप कंसंट्रेट होके काम करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।